ओके, नेक्स्ट ये है हमारा टॉपिक, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर का किस किस टर्म में कैसे वेरी करता है, ए न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। बात समझ में आ गया? तो हम लोग न्यूमेरिकल आसानी से बना सकते हैं, ऐसा मैं आसानी से एक्सप्लेन पूरा कर दूंगा ताकि आप बना लोगे क्वेश्चन सारा। ओके, पहले हम लोग बात करते हैं वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस। वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस, चलो बताओ रेजिस्टेंस किस किस टर्म में वेरी करेगा। पहला, विथ रेस्पेक्ट टू क्या, विथ रेस्पेक्ट टू लेंथ। अगर मैं लेंथ को डबल कर दूं, बिकॉज देखो रेजिस्टेंस किसका हम लोग कैलकुलेट करेंगे, कंडक्टर का। रेजिस्टेंस किसका कैलकुलेट करेंगे, कंडक्टर का। ये बात समझिए क्या? तो अगर मैं कंडक्टर के लेंथ को बढ़ा दूं, कंडक्टर के लेंथ को बढ़ा दूं, तो इसके रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा अकॉर्डिंग टू लेंथ। सेकेंड वन, विथ रेस्पेक्ट टू क्या, रेडियस। किसका रेडियस, वायर का, रेडियस ऑफ वायर। और कंडक्टर, आप जो कंडक्टर है, ये रेडियस का मैं बात कर रहा हूं, ये रेडियस। बात समझे क्या? और तीसरा, विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर, विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर। बात समझे क्या? तो वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस हम लोग तीन फॉर्म में पढ़ने जाने वाले हैं। कैसे, जब लेंथ चेंज करे तो कैसे वेरी करेगा, जब रेडियस का, जब रेडियस चेंज करे कंडक्टर का ये वा, तो कैसे वेरी करेगा, जब कंडक्टर के टेम्परेचर को हमने बढ़ा दिया तब कैसे वेरी करेगा, क्या, रेजिस्टेंस। एक और टर्म हमने पढ़ा था रेजिस्टिविटी, कुछ याद है क्या? रेजिस्टिविटी यहीं पे एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखो तो रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी हमने क्या पढ़ा अभी जस्ट, इंडिपेंडेंट ऑफ फिजिकल डायमेंशन। इसका लेंथ बढ़ा दो घटा दो उससे इफेक्ट नहीं पड़ता। रेजिस्टिविटी किससे चेंज होता है, ओनली ड्यू टू टेम्परेचर, वो भी टेम्परेचर में किसके वजह से, ड्यू टू रिलैक्सेशन टाइम। ओके, तो हम ध्यान रखना है कि रेजिस्टिविटी, चलो ये भी लिख देते हैं, रेजिस्टिविटी इज डिपेंड्स, is depends only on टेम्परेचर। क्या लेंथ पे डिपेंड नहीं करता, रेडियस, या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया। इस दोनों टर्म पे डिपेंड, लेंथ पे डिपेंड नहीं करता है, क्रॉस सेक्शन एरिया पे नहीं डिपेंड करता है। रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करता है, ओनली ऑन टेम्परेचर। ध्यान दो, मैं दोनों टर्म लिखा हूं, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी लेंथ पे डिपेंड नहीं करता है, रेडियस एंड क्रॉस सेक्शन एरिया पे नहीं डिपेंड करता है, किस पे केवल डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। बट रेजिस्टेंस दोनों सभी पे डिपेंड करता है, किस पे, लेंथ से भी डिपेंड, चेंज लेंथ पे डिपेंड करता है, रेडियस पे डिपेंड करता है, और किस पे, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। केवल रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। ये छोटी छोटी टर्म आपको याद रखना है। ओके, चलो हम लोग बात करते हैं पहला इसमें, वेरिएशन विथ रेस्पेक्ट टू लेंथ। वेरिएशन विथ रेस्पेक्ट टू लेंथ, with respect to लेंथ। बात समझे क्या, लेंथ के रेस्पेक्ट में कैसे वेरी करेगा, लेंथ के रेस्पेक्ट में कैसे वेरी करेगा। ओके, चलो देखो, तो हमें पता है कि R इज इक्वल टू क्या होते हैं, रो एल अपॉन ए। देखो इसमें दो टर्म में आपको पढ़ा दे रहा हूं बहुत अच्छे से। फॉर टू कंडक्टर, फॉर टू कंडक्टर, फॉर टू कंडक्टर। देखो कैसे,
दो अलग अलग कंडक्टर हैं, आप कैसे रिलेशन लिखेंगे, पहले ध्यान दो थोड़ा सा। ये दो अलग अलग, हमारे पास एक कंडक्टर ए है, एक कंडक्टर बी है। देखो कैसे न्यूमेरिकल ही बनाएंगे इससे। फॉर टू कंडक्टर, एक का लेंथ L1, क्रॉस सेक्शनल एरिया A1, लेंथ हो गया L2, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो गया हमारा A2। ओके, इसका रेजिस्टेंस R1, इसका इसका रेजिस्टिविटी ρ1, इसका रेजिस्टिविटी ρ2। तो R1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ρ1 L1 बाई A1, इसे मान लो फर्स्ट इक्वेशन। और इसके लिए R2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ρ2 L2 अपॉन A2। अब दोनों को आप डिवाइड कर दो, देखो तो रिलेशन मिल जाता है हमें इससे। तो इस रिलेशन पे बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं। चलो डिफाइन करेंगे ये, तो ρ1 अपॉन ρ2, ये क्या आ जाएंगे L2 L1 अपॉन L2, और रिवर्स हो जाएंगे क्या A2 अपॉन A1। ध्यान से सुनो, इससे कैसे क्वेश्चन आएंगे, इसको कैसे हम लोग क्वेश्चन में यूज करेंगे। तो बोल देगा कि हमारे पास दो ऐसे कंडक्टर हैं, एक का रेजिस्टेंस है ओके 2, इसका रेजिस्टेंस मान लिया जाए 10 ओम है, कितना 10 ओम। इसका कंडक्टिविटी, इसका रेजिस्टिविटी डबल है, लेंथ हाफ है, एरिया ये, मतलब बहुत सारे इसमें टर्मिनोलॉजी को ऐड कर देगा। जैसे बोले रेजिस्टिविटी 2 टाइम्स है तो 2 टाइम्स कर देंगे, अरे लेंथ डबल है, लेंथ हाफ है। बात समझे क्या। तो इस रिलेशन को यूज करके बहुत सारे नॉर्मल क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। अब आते हैं हम, बट हम लोग बात किसके कर रहे हैं, विथ रेस्पेक्ट टू, चलो बी, लेंथ के फॉर्म में। अब देखते हैं लेंथ के फॉर्म में कैसे चेंज करेगा। लेंथ इन जनरल था, जरूरी नहीं कि लेंथ, ये सबके लिए है। बात समझे क्या। लेंथ के फॉर्म में फॉर सिंगल कंडक्टर, फॉर सिंगल कंडक्टर, सिंगल कंडक्टर के लिए। चलो देखो हमारे पास सर एक सिंगल कंडक्टर है ओके, इसका लेंथ L है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसके लिए, रेजिस्टेंस के लिए, चलो बोलो तो रेजिस्टेंस R, इसका हमने रो मान लिया। तो R इज इक्वल टू जनरल फॉर्मूला क्या होता है, रो L बाई A। चलो अब ये सिंगल कंडक्टर बोलने का मतलब ड्यू टू स्ट्रेचिंग ऑफ वायर, अगर वायर को हम लोग स्ट्रेच कर दिए, लेंथ को बढ़ा दिए, फॉर सिंगल कंडक्टर ड्यू टू स्ट्रेचिंग ऑफ वायर को हमने स्ट्रेच कर दिया, बढ़ा दिया उसको। बात समझे क्या। तो उसके लेंथ से कैसे इफेक्ट पड़ेंगे, देखो कैसे बनाएंगे। R इज इक्वल टू रो L बाई A। आप इधर भी L मल्टीप्लाई कर लो, इधर भी L मल्टीप्लाई कर लो। चलो ध्यान से बोलो, R इज इक्वल टू L स्क्वायर अपॉन लेंथ इनटू एरिया क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। मैं एक बात बता दूं कि क्या सिंगल कंडक्टर के लिए ये क्या चेंज करेंगे, नहीं सर, ये आप कुछ भी कर लो, सिंगल कंडक्टर के लिए चेंज नहीं करेंगे। और वॉल्यूम, अब समझो इतना इसका वॉल्यूम है और इसको हमने बढ़ा दिया इतना बड़ा, तो क्या वॉल्यूम चेंज करेगा क्या, नहीं। अब सर सभी ए भी कांस्टेंट, ए भी कांस्टेंट, तो यहां से हमें क्या टर्म मिला, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। देखो कितना अच्छा रिलेशन। बात समझे। मैं पूछूं अगर लेंथ को डबल कर दूं, लेंथ को क्या कर दूं डबल, तो रेजिस्टेंस कितना से चेंज करेगा, when length becomes double then resistance of conductor will be changed कितना 4 times। ऐसे नहीं, देखो जैसे जनरल आपको कंफ्यूजन होगा, हमें पता है ऐसे फॉर्मूला याद रखते हो तुम लोग, R इज इक्वल टू रो L बाई A। सर लेंथ को डबल कर देंगे रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा, गलत। कब, जब स्ट्रेच किया जाए तो, अदर शब्द में नहीं, स्ट्रेच किया जाए तो। लेंथ को जब डबल करेंगे तो रेजिस्टेंस डबल नहीं होगा, कितना टाइम्स बढ़ेगा, 4 टाइम्स बढ़ेगा। तो आपको इस रिलेशन को याद रखना है। थोड़ा सा न्यूमेरिकल में कैसे यूज करेंगे, बहुत आसान है यूज करना।
डायरेक्टली बार बार मैं सिखाता हूं, डायरेक्टली कहीं भी रिलेशन हो तो R1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, कोई भी कांस्टेंट इनटू L1 स्क्वायर बोलो, लिख सकते हैं क्या इसे फर्स्ट इक्वेशन। ये रूल है, तो रूल है तो K इंटू ये क्या हो जाएगा L2 स्क्वायर। देखो आया क्या, दोनों को डिवाइड कर दो, देखो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2 होल स्क्वायर। कितना आसान रिलेशन, कितना आसान रिलेशन है ये। क्वेश्चन बनाना हो जैसे बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन बनता है। कैसे बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, बोला जाए लेंथ को हमने डबल कर दिया तो कुछ नहीं, एक एल हुआ तो दूसरा 2L हुआ। बोलेगा एक लेंथ को हमने 50% इंक्रीज किया, देखो कैसे, वेन लेंथ को हमने 50% इंक्रीज किया तो लेंथ को 50% इंक्रीज करने से क्या इफेक्ट आएगा रेजिस्टेंस पे, तो यहां पे हम डायरेक्ट इसे यूज करेंगे। लो मैं एक दो बना देता हूं। इफ लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 50%, इफ, चलो हम लोग न्यूमेरिकल बाद में ही देखेंगे, बात समझेगा, अभी हम लोग थ्योरी पढ़ लेते हैं अच्छे से, इसके बाद न्यूमेरिकल देंगे। एक किसके फॉर्म में हुआ, लेंथ के फॉर्म में। और देखो, और ये अगर परसेंटेज चेंज अगर हमें बहुत छोटा हो, देखो इफ, अब हम लोग बात करते हैं इसको और हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। चलो देख लो, एग्जाम्पल एक यहीं पे बना ही देते हैं। इफ एक कंडक्टर है, सुनो ध्यान से, ऐसे ही बना दे रहा हूं मैं, कंडक्टर है जिसका की लेंथ L है, रेजिस्टेंस कितना है R0, रेजिस्टेंस कितना है R0, इसके लेंथ को हमने स्ट्रेच किया वायर को, तो वायर के स्ट्रेच करने से कितना परसेंट हमने बढ़ा दिया, लेंथ इंक्रीज्ड बाय 50%, लेंथ 50% से क्या कर गया इंक्रीज, हमने 50% लेंथ बढ़ा दिया। तो क्वेश्चन ये है कि इसका रेजिस्टेंस कितना होगा। ध्यान से सुनो क्वेश्चन, इस पे मैं बता रहा हूं कैसे क्वेश्चन बनाएंगे। हमारे पास एक कंडक्टर है जिसका लेंथ L है, रेजिस्टेंस R0 है, ओके। उस कंडक्टर के लेंथ को हमने 50% स्ट्रेच कर दिया, बढ़ा दिया, तो न्यू रेजिस्टेंस कितना होगा। इसको हम अदर फॉर्म में पूछ सकते हैं, देखो परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितना परसेंट से चेंज किया, बढ़ा। बात समझे क्या, दो दो टर्म, मतलब क्वेश्चन कैसे भी हो सकते हैं, बस आपका दिमाग काम करना चाहिए और कुछ नहीं, और आसानी से आप बना सकते हो, समझे क्या। तो चलो देखो, अगर मैं मान लूं कि L1 इज इक्वल टू L है, L1 इज इक्वल टू L, तो L2 क्या कह रहा है कि ये लेंथ को कितना बढ़ाया गया 50%, तो कैसे लिखेंगे L प्लस L का 50/100, 50% कितना आ गया 3L/2, बोलो आएगा क्या 3L/2। बस ये रिलेशन अपना यूज कर लो ना, अपना रिलेशन है R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2 क्या होल स्क्वायर, यही है ना। देखो तो R1, इसे हमने R1 मान लिया, चलो बोलो R1 कितना है R0, R2 सर कैलकुलेट करना है, बढ़ने के बाद कैलकुलेट करना है। L1 सर किसके बराबर, L के बराबर, सर L2 3L/2 के बराबर, सर इसे स्क्वायर कर लो, बन गया, कैलकुलेशन हो गया। देखो ये इसे भी स्क्वायर होगा, ओके। तो L स्क्वायर इधर L स्क्वायर कैंसल, ये आ जाएंगे 4/9। तो देखो R2 इज इक्वल टू कितना आ गया 9R0/4, दिस इज योर आंसर। देखो ध्यान से कितना आसान है, ओके। अगर लेंथ को 50% बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस न्यू जो कंडक्टर होगा उसका रेजिस्टेंस कितना हो गया 9R0/4, पहले का कितना था R0, बढ़ के कितना हो गया 9R0/4, L स्क्वायर के अकॉर्डिंग बढ़ता है, L स्क्वायर। तो आपको नॉर्मली जब ये रिलेशन याद रखोगे ना तो सभी को आसानी से बना सकते हैं। अगर हमें इसे क्वेश्चन को चेंज करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, ओके। मैं बोलूं कि परसेंटेज बताओ कितना परसेंट रेजिस्टेंस चेंज किया, अगर इसी क्वेश्चन में मैं बोलूं फाइंड आउट द परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस,
फाइंड आउट परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कितना परसेंट से चेंज किया, कैसे बनाएंगे? सिंपल सा बात, देखो कैसे बनाएंगे। ये रेजिस्टेंस चेंज, परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस, देखो ये भी बना दे रहे हैं यहाँ पे, परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस कैसे, कितना होगा, क्या आंसर होगा। कहने का मतलब कि जब 50% से बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस कितना परसेंट से बढ़ेगा। बात समझिए क्या, आसान एकदम। यही फॉर्मूला, कुछ आपको ज्यादा यूज नहीं करना है। R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R1, कौन बढ़ेगा ना, तो हम लोग R2 को ऊपर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? R2 को ऊपर, तो R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू, जब R2 ऊपर हो जाएगा तो डायरेक्टली रिलेशन है, तो L2 कहां जाएगा? ऊपर, L2 अपॉन L1 होल स्क्वायर। बोलो यही है क्या? चलो वैल्यू रखो, वैल्यू रखो, आसानी से बना सकते हैं। L2 तुमने कितना लाया? 3L बाई 2 का होल स्क्वायर अपॉन ये क्या? L स्क्वायर। कैंसल फटाफट, यानी कि ये जब कैंसल हो गया तो और कितना आया देखो तो, R2 अपॉन R1 का रेशियो कितना आया? 9/4। कैसे निकालोगे परसेंटेज चेंज, कौन निकालेगा इसका? नॉर्मल सा बात, ये मैं पूछ रहा हूं ये इससे कितना परसेंट ज्यादा है? R1 ओके, R2 R1 से कितना परसेंट ज्यादा है? परसेंटेज चेंज सिंपल मैथमेटिक्स है, इसमें फिजिक्स कुछ नहीं है, मैथ है ये मैं पूछूं कि R2 R1 से कितना परसेंट ज्यादा है, कैसे बताओगे? ये दिमाग लगाओ, बहुत बार एक्सप्लेन किया मैंने। ओके, तो देखो तो परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, डायरेक्ट लिखेंगे हम लोग क्या? 9 - 4 अपॉन 4 इंटू 100। कैसे लिखा हमने, कुछ समझ में आया? ये ध्यान से देखो, परसेंट ये कितना बड़ा है, तो हम लोग ये देखेंगे कि जब ये 4 है तो कितना है? 9। कितना ज्यादा है? तो कितना? 5 ज्यादा है कितना पे? 4 पे। यानी कि हमने जब डिवाइड किया, अब सिंपल से एक बात बता रहे हैं, आप डायरेक्ट कैसे निकालोगे? अगर ये ज्यादा है तो इस माइनस करेंगे और छोटे वाले टर्म से डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई। परसेंटेज चेंज, ओके। और सारे रूल हैं, जैसे परसेंटेज चेंज इसका निकालना हो, और हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो R2 माइनस R1 अपॉन R1, यही ना कहलाएगा परसेंटेज चेंज, यही कहलाएगा क्या? परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस, बोलो यही कहलाएगा ना परसेंटेज। वही बात को हमने अप्लाई किया, कोई बड़ी बात नहीं लगाया हमने। ये पहले R1 था, अब R2 हो गया, तो R2 माइनस R1 चेंज कितना चेंज हुआ? कितना इनिशियल वैल्यू था, वही को हम, उसी को हमने डायरेक्ट अप्लाई किया। ये 9 हो गया, ये 4 से 9 क्या हो गया? 9। कितना चेंज हुआ? तो 9 - 4, ये कितना? 4। चलो, तो यानी कि इनिशियल कितना था? 4। दोनों कैलकुलेशन कर लिए, कैलकुलेशन कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? देखो तो ये 25, ये हो गया 5, 120। ओ माय गॉड, अगर हम लोग 50% लेंथ को बढ़ाएंगे तो हमारा चेंज इन परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस इज 125%। तो देखो मैं ये बोल रहा हूँ, क्वेश्चन पूछने का बहुत सारा तरीका हो सकता है, बस आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। कॉन्सेप्ट आपको यहाँ याद रखना है कि स्ट्रेच करेंगे तो ऐसा रिलेशन होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। इसको सर अगर रिलेशन है तो हम लोग कितने भी रेजिस्टेंस के लिए लिख सकते हैं, दोनों को डिवाइड कर दिए। सिंपल, अगर लेंथ का लोचा है तो हम लोग लेंथ से रख के पुट करेंगे, अगर परसेंटेज वाला है परसेंटेज वाले से कैलकुलेट करेंगे। ओके, एक और तुम्हें इंपॉर्टेंट बात बता देते हैं इसमें, इफ परसेंटेज चेंज इन लेस देन 5%, आप डायरेक्ट आंसर बता दोगे, इसमें आपको ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। चलो देखो यहां पे मैं बता रहा हूं, ओके।
इधर देखो तो, इधर मैं बता देता हूं कि परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस, परसेंट, अगर इफ percentage change in length, percentage change in length is less than 5%, यानी ऐसे बोले कि लेंथ को हमने 2% बढ़ा दिया, लेंथ को हमने 2% घटा दिया, वो मैं बात कर रहा हूं। अभी कितना परसेंट है? 50%। 50% रहने से आपको इतना कैलकुलेशन करना पड़ा। अगर ये लेस देन 5% हो तो डायरेक्ट आपको मैं एक फॉर्मूला बता दे रहा हूं, परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 2 इंटू परसेंटेज चेंज इन इट्स लेंथ। बात समझ में आया मैंने क्या बोला? आपको कोई भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। मैं ये बोल रहा हूं कि हमारे पास एक कंडक्टर है जिसके लेंथ को हमने 2% या मान लो 3% से लेंथ को बढ़ा दिया। कितना परसेंट? अभी कितना बढ़ाया था इसमें? 50, इस वाले क्वेश्चन में। अब मैं वही बता रहा हूं कि अगर लेंथ, परसेंटेज चेंज इन लेंथ इज लेस देन 5%, 5% से कम हो तो डायरेक्ट उसमें आप 2 मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा, आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लो 3% चेंज किया, कितना से? इफ एग्जांपल, अगर मान लो परसेंटेज चेंज इन लेंथ, परसेंटेज चेंज इन लेंथ इज 3%, देन परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस कितना? 2 इंटू 3, 6%। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आ गया। ये सब छोटा मोटा ट्रिक है जो आपको ध्यान रख। कितने लोग बोलेंगे कि सर ये आया कैसे? थोड़ा हमें एक्सप्लेन करके बता दीजिए कि ये आया कैसे, परसेंटेज चेंज कैसे? हमें डायरेक्ट 2 हमने जान गया, ये हम रटेंगे नहीं सर, समझेंगे कैसे आया ये। ओके, देखो आसान है। हमारा मास्टर फार्मूला कौन सा है? दिस वन। इसी से सब जितना मैं कर रहा हूं इसी से कर रहा हूं, यही सब मेन है। ओके, मास्टर फार्मूला क्या है? आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। देखो तो इसे अगर लिखना होगा डी आर अपॉन आर, परसेंट चेंज इन द रेजिस्टेंस इज इक्वल टू चेंज इन रेजिस्टेंस। चलो थोड़ा सा इधर से मैं बनाता हूं, ये हमारा मास्टर फार्मूला हो गया। इसी से एक्सप्लेनेशन कर दे रहा हूं, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। तो ये कितना आ गया? परसेंटेज, सॉरी, इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? के इंटू एल। तो किसका लिख सकते हैं? डी आर इज इक्वल टू के इंटू 2.dl। बोलो लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं क्या? यस सर, एकदम लिख सकते हैं। तो ये चेंज इन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू के, 2k इंटू परसेंट चेंज इन लेंथ। ये फर्स्ट, सॉरी, इसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं? देखो, इसी को डी आर हम चेंज के फॉर्म में लिख सकते हैं। मैंने थोड़ा सा ये इसको ऐसे करते हैं, देखो ये डी आर अपॉन आर, ऐसे चेंज आर के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, इज इक्वल टू के इंटू 2 इंटू डी एल अपॉन एल, डी एल अपॉन एल। तो यहां परसेंट देखो, परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस इंटू के इंटू 2, के क्या है इसके लिए? कांस्टेंट, इंटू 2 इंटू चेंज इन लेंथ। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है डायरेक्ट। बात समझे क्या? तो आपको ऐसे भी हम एक्सप्लेन कर, ये इस फॉर्म में आ गया क्या? और हम लोग इसको ला सकते हैं इस तरह से। हम लोग क्या कर सकते हैं? इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं आसानी से कि कैसे आ रहा है ये। बात समझे क्या? तो इतना हम लोग, ये हुआ हमारा वेरिएशन किसके रेस्पेक्ट में? वेरिएशन विथ रेस्पेक्ट टू लेंथ। अब बात समझे? अब कैसा वेरिएशन? वेरिएशन विथ रेस्पेक्ट टू क्या? रेडियस। हम लोग देखते हैं विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, वेरिएशन विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस ऑफ वायर। चलो देखो, वेरिएशन with respect to radius of वायर या कंडक्टर जो बोल सकते हो। ओके, तो हमें पता है कि R इज इक्वल टू क्या होते हैं? रो एल बाई ए। बोलो पता है क्या? चलो
तो R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ये क्या हो जाएंगे पाई आर स्क्वायर। सर कहां से आया सर? तो ये हमारा कंडक्टर है, इसका ये रेडियस है, कैसा दिख रहा है सर्कुलर फॉर्म में, तो पाई आर स्क्वायर। बात समझे कुछ? या यहां से हम लोग लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू, इसी को हमने स्ट्रेच किया, मान लो स्ट्रेच कर लिया। स्ट्रेच करेंगे तो इसके रेडियस पे सर क्या इफेक्ट आएंगे? तो ऊपर भी हमने एरिया से मल्टीप्लाई कर लिया और नीचे भी इसमें एरिया से मल्टीप्लाई कर लिया। तो रेजिस्टेंस लेंथ इनटू एरिया क्या बन गया? वॉल्यूम। और फिर ये एरिया और ये पाई आर स्क्वायर, दोनों ये भी किसके बराबर? ये किसके बराबर? पाई आर स्क्वायर के बराबर सेम होंगे ना। तो जनरली कितना आ गया? पाई स्क्वायर आर टू द पावर 4। अब ध्यान से देखो, एक स्ट्रेच करेंगे तो कोई भी चेंज नहीं करेगा। ये क्या हुआ? रेजिस्टिविटी नो चेंज, वॉल्यूम नो चेंज, पाई स्क्वायर नो चेंज, यानी कि रेजिस्टेंस इनवर्सली आर टू द। मिल गया आपको मास्टर फॉर्मूला, बस इसी से सारा काम करना है हमें। बात समझे कुछ? अब पहला बात, ये लेंथ के लिए कितना आया था देखो, तो लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर, इससे जस्ट पहले वाले लेक्चर में, दोनों में अंतर है लेंथ। यहां डायरेक्टली रिलेशन, यहां इनवर्सली। रेडियस को बढ़ाएंगे तो ये घटेगा, इसको घटाएंगे तो ये रेजिस्टेंस बढ़ेगा। चलो अब इस पे हम लोग यूज कैसे करेंगे इसको, ये हमारा मास्टर फॉर्मूला सिंपल। R1 इज इक्वल टू के R14 एंड R2 इज इक्वल टू के R24। दोनों को डिवाइड कर लो, दोनों को डिवाइड कर लो, मिल गया हमें फॉर्मूला क्या? R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू, देखो ऊपर चला गया क्या? R2 पावर 4 अपॉन R1 पावर 4, या इसे R2 अपॉन R1 पावर 4। सर ये तो मास्टर फॉर्मूला बन गया हमारे पास। बात समझे क्या? सिंपल सा क्वेश्चन, एकदम एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, नॉर्मल सा, कि सर हमारे पास एक कंडक्टर है, इसके रेडियस कितना था? रेडियस था आर, कितना था? आर। सर हमारा मन किया इसके लेंथ को हमने स्ट्रेच कर लिया, मन नहीं लग रहा था तो सोचे कंडक्टर के साथ इधर उधर करते हैं, तो हमने लेंथ को क्या कर लिया? स्ट्रेच कर लिया। और स्ट्रेच किया तो सर इसका रेडियस घट गया, कितना? R/2। अब बोला कि जब इसका रेजिस्टेंस R0 था तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? चलो बताओ। बन गया यार, इससे आसान क्वेश्चन और कोई होगा क्या? कुछ नहीं, इससे आसान क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू, क्या कह रहा है? R2 अपॉन R1 पावर 4। रख दो वैल्यू सारा। R1 सर R0, सर R2 तो हमें बताना है नया वाला का क्या हुआ। ओके, R2 कितना घट के हो गया सर? R/2 का पावर कितना? 4। सर R1 कितना था? R था सर, तो ये कैंसिल, ये कितना आ गया? 1/8। तो R2 इज इक्वल टू कितना आ गया? R0/8। अरे क्या हुआ ये? इसका मतलब क्या आया कि जब सर हम लोग रेडियस को अगर स्ट्रेच करके हाफ कर देते हैं तो रेजिस्टेंस कितना टाइम्स घटेगा? 8 टाइम्स। बात समझ में आ रहा है कुछ? इसी तरह परसेंटेज के लिए आते हैं, जस्ट पहले वाले न्यूमेरिकल के लिए, कि रेडियस को हमने 50% कम कर दिया। अरे सर वही तो है, 50% ही कम किया हुआ है। पहले कितना था? R, अब कितना कर दिया? R/2, 50%। तो यही तो क्वेश्चन बनाता मैं। अगर मैं बोलूं कि नॉर्मली मैं R/2 कर दिया, या मैं ऐसे बोलूं कि रेडियस को हमने 50% कम कर दिया, तो R का 50% कितना होगा? R/2। कम करेंगे तो कितना आएगा? R/2। तब भी क्या यही आंसर होता? यस सर। अगर परसेंटेज चेंज, देखो परसेंटेज चेंज वाला बता दे रहे हैं तुम्हें। इफ, यहीं पे एग्जांपल लो फटाफट। अब इफ रेडियस is decreased by 50%,
फाइंड न्यू रेजिस्टेंस, फाइंड, लो अलग क्वेश्चन कर दे रहे हैं, फाइंड परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस, if radius is decreased by 50%, find percentage change in resistance। क्या करोगे? अब इसमें ज्यादा क्या है सर? R1 हमने R मान लिया, आपने बोला कि डिक्रीज्ड बाय 50%, R माइनस R का 50%। अगर मैं इंक्रीज करता तो यहां क्या लिखता? प्लस। हमने क्या किया है? डिक्रीज, तो क्या लिखेंगे? माइनस। सबको पता है कि कितना आएगा? R/2। अरे पुट कर लो ना फॉर्मूला पे, ये फॉर्मूला पे पुट कर लो, हमारा तो सब मैच कर गया। ये रेडियस, बात समझे गया? चलो देखो, तो ये हम लोग थोड़ा उल्टा लिख लिए नहीं, ये रेडियस हमने मान लिया R1, रेडियस और रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R2। देखो कैसा रिलेशन है, R2 अपॉन R1, R2 वाला लिखते हैं, R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू R1 अपॉन क्या, ऐसे लिखते हैं R1, इसे क्या लिखते हैं? R2। रेजिस्टेंस दोनों मैच कर जा रहे हैं ना, तो ये रेजिस्टेंस, रेडियस R1, रेडियस R2, स्मॉल, ये क्या हो गया? R2। कितना पावर? 4। देखो तो परसेंटेज चेंज फटाफट एकदम, कोई दिक्कत नहीं इसमें। R2 अपॉन R1, चलो वैल्यू R1 लगाओ, R1 R1 कितना है? R। चलो बताओ R2 कितना है? R/2 सर, होल स्क्वायर, सर होल स्क्वायर। बात समझे कुछ? तो ये कितना आ गया देखो तो, ये सॉरी पावर 4, तो ये कितना आ गया? 8। कितना आ गया? 8। तो कितना आ गया? R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू 8/1। अरे ले, हमने डिक्रीज किया, क्या हो गया? बढ़ गया। ऐसे ही पता चल रहा है यार, 1 है तो ये कितना है? 8। कितना परसेंटेज बढ़ा? परसेंटेज चेंज R2 माइनस R1 अपॉन, परसेंटेज चेंज, कैसे परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करेंगे हम लोग? ये इससे कितना ज्यादा है, ये इससे कितना ज्यादा है, बात समझे क्या? तो कितना ज्यादा है, तो क्या ऐसे आएगा, यही परसेंटेज चेंज होगा? यस सर, 8 माइनस 1 अपॉन 1 इंटू क्या? 100। तो ये क्या आ गया? परसेंटेज, अगर मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड 100, तो ये क्या हो गया? परसेंटेज चेंज, परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 700%। बात कुछ समझ में आया? जब रेडियस को हम लोग डिक्रीज करेंगे, जब रेडियस को 50% से डिक्रीज करेंगे, तो रेजिस्टेंस हमारा 700% क्या होगा? बढ़ेगा कि घटेगा? क्या हुआ है? R2 बढ़ा है, पहले R1 क्या है? 1, बढ़ के क्या हो गया है? 8। ऐसे ही पता है 1 पे कितना बढ़ रहा है? 8। बात कुछ समझ में आएगा? इसी तरह हम लोग सॉल्व कर सकते हैं न्यूमेरिकल को आसानी से, समझे? अब एक नेक्स्ट इसमें और देखो, तुम्हें एक और बात बता दूं, कौन सा? इफ परसेंटेज चेंज इन वेरी स्मॉल। चलो यहां से फिर से देखो, इफ परसेंटेज चेंज इज वेरी स्मॉल, ये सब नोट कर लेना आपने, सब प्रैक्टिस करो इसको, ओके? if next, if percentage change in radius is less than क्या? 5%, लेस देन 5%, 5% से कम हो तो डायरेक्ट कैसे बताएंगे? परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 4 इंटू परसेंटेज चेंज इन इट्स रेडियस, 4 इंटू परसेंटेज चेंज इन रेडियस। बात कुछ समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? मैंने बोला हमारे पास एक वायर है, उसके रेडियस को ध्यान दो इधर, तुरंत फटाफट समझ में आ जाएगा बात, ओके? हमने स्ट्रेच किया, स्ट्रेच करने से इसका जो रेडियस है, ये रेडियस मान लो R है,
इसका रेडियस कितना परसेंट से डिक्रीज किया, मान लो 3% से डिक्रीज कर गया, डिक्रीज्ड क्या, रेडियस, रेडियस डिक्रीज्ड बाय 3%। चलो बताओ परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस, अगर इसका रेजिस्टेंस R है तो परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस क्या होंगे? क्या आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा? जी नहीं, कुछ कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट क्या करेंगे, 4 को मल्टीप्लाई, परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 4 इंटू 3 कितना, 12%। आ गया आंसर, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है ये, बात समझे क्या? इससे छोटा ट्रिक है, ये सब आपको नॉर्मली बहुत बार एक से पूछा भी गया है क्वेश्चन, कि अगर हम बहुत जैसे ऐसे 3% नहीं पूछता है जनरली, ऐसे 0.02% चेंज कर दिया, चलो बताओ कितना चेंज होगा, बात समझे क्या? तो जैसे कम हो आप डायरेक्ट उसे मल्टीप्लाई करके बता सकते हो, बात समझ में आया क्या? तो इस तरह से वेरिएशन विथ रेस्पेक्ट टू क्या, रेडियस ऑफ वायर। अब कौन सा बचा, वेरिएशन विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर, वेरिएशन विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर। ओके, हम लोग वेरिएशन देखते हैं विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो लास्ट दो टॉपिक में हमने देखा वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू लेंथ, विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस। नाउ हम लोग देखेंगे वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू क्या, टेम्परेचर, विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो ध्यान से देखो ये क्या है, ओके, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विथ टेम्परेचर। अब पहले हम लोग बात करें, देखो जैसे इससे पहले भी हम लोग बात कर लिए हैं कि टेम्परेचर के बढ़ाने से अगर कंडक्टर हो तो रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता है, बट हमने वो थ्योरेटिकली बस बात किया है कि नहीं बढ़ता है, बस हमने बस इतना ही बात किया है, बट कितना बढ़ेगा कितना घटेगा ये कैसे हम लोग जानेंगे? मतलब मैं ये बताना तुम्हें चाह रहा हूं कि अगर मान लिया जाए कोई कंडक्टर है, ओके, इसका टेम्परेचर है मान लो 30 केल्विन, बात समझे क्या? इस पे इसका रेजिस्टेंस है 100 ओम, कितना है 100 ओम, टेम्परेचर को हमने बढ़ाकर कर दिया इसको कितना, मान लो 60 केल्विन हमने कर दिया है। अगर मान लो इसे डिग्री सेल्सियस में भी रख सकते हैं, केल्विन जैसे भी रख सकते हैं, उसमें कुछ बात नहीं है, मान लो नॉर्मल टेम्परेचर हम लोग ऐसे देखते हैं डिग्री सेल्सियस में, बढ़ा के हमने डिग्री सेल्सियस में रख लिया, तो अब कितना रेजिस्टेंस होगा? ये तो हमको पता है कि सर बढ़ेगा जरूर, बिकॉज फॉर कंडक्टर जब टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो रिलैक्सेशन टाइम घटता है, रिलैक्सेशन टाइम घटने की वजह से रेजिस्टिविटी बढ़ता है, रेजिस्टिविटी बढ़ने की वजह से रेजिस्टेंस बढ़ता है, इतना तो पता है कि बढ़ता है, लेकिन कितना बढ़ेगा ये कौन बताएगा, बात समझिएगा, ये कौन बताएगा? तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि कुछ टर्म देखते हैं। तो वेरिएशन, तो पहला पॉइंट ये है, हमने आपको इससे पहले ये भी बताया था कि सर रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी दोनों पे इफेक्ट पड़ता है टेम्परेचर का, बताया था क्या, टेम्परेचर का इफेक्ट दोनों पे पड़ता है, रेजिस्टिविटी भी पड़ता है, रेजिस्टेंस भी पड़ता है, ओके, तो दोनों का वेरिएशन कराएंगे। तो पहला पॉइंट ये है कैसे वेरी करेगा, तो रेजिस्टेंस एट या रेजिस्टिविटी, लो रेजिस्टिविटी से लिखते हैं, रेजिस्टिविटी ओके एट इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी एट 0, हम डायरेक्ट आपको फॉर्मूला लिखकर हम लोग बात को समझ रहे हैं, 1 प्लस अल्फा इंटू चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। ध्यान से देखो हमने क्या लिखा है, ρ1 ρ0 इंटू 1 प्लस अल्फा, ओके, क्या लिखेंगे हम लोग, T1 माइनस T0। ध्यान दो ये किसके फॉर्म में हो गया, रेजिस्टिविटी के फॉर्म में है। अब हम लोग इसके टर्म को समझेंगे कौन क्या टर्म है, बात समझिए क्या? तो ρ1 ये क्या है कि रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर T1, रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर T1, ρ0 रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर
टी नॉट, एट टेम्परेचर टी नॉट। जनरली अगर हम लोग बात करें तो जनरली हमें 0 डिग्री सेल्सियस पे दिया हुआ रहता है। कितना सेल्सियस पे? 0 डिग्री सेल्सियस पे दिया होता है। उसी तरह एंड ऑल्सो हम लोग किसके लिए लिख सकते हैं? रेजिस्टेंस के लिए। R इज इक्वल टू R नॉट 1 प्लस अल्फा, ओके, T1 माइनस टी नॉट। चलो बताओ इसमें टर्मिनोलॉजी समझो। आर नॉट क्या है? आर नॉट रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर टी नॉट। अल्फा क्या है? इस अल्फा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि अल्फा है क्या, ओके। और ये क्या है? T1 रेजिस्टेंस एट रेजिस्टेंस R1 एट टेम्परेचर कितना? T1। ये हमें नॉर्मल फॉर्मूला के साथ याद रखना, ये रेजिस्टिविटी के लिए और किसके लिए? रेजिस्टेंस के लिए। अब बात करते हैं अल्फा पे। अल्फा क्या है? ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अल्फा को हम लोग नाम देते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट। क्या नाम देंगे हम लोग? चलो बोलो, टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर कोफिशिएंट। हम लोग बात करें फॉर कंडक्टर, फॉर कंडक्टर, तो अल्फा जो होता है पॉजिटिव, अल्फा जो होता है पॉजिटिव। फॉर सेमी कंडक्टर, याद रखना है, फॉर सेमी कंडक्टर अल्फा क्या होता है? नेगेटिव। सर पॉजिटिव नेगेटिव का क्या मीनिंग है? पॉजिटिव मान लीजिए अल्फा पॉजिटिव है तो क्या हो गया? नेगेटिव है तो क्या हो गया? यस, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पॉजिटिव है, अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, यानी कि डायरेक्टली पॉजिटिव है, डायरेक्ट रिलेशन डालेगा इसमें, ओके। अगर नेगेटिव है तो टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा। क्या हम लोग पहले भी इस बात को जानते हैं क्या, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर के लिए? यस, पहले के भी लेक्चर में हमने इस बात को एक्सप्लेन किया है कि जब सर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होता है? बढ़ता है। रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी कुछ भी बोल सकते हो, रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं, दोनों बढ़ेंगे। तो कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन किए जाते हैं कि टेम्परेचर के बढ़ने से कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्यों बढ़ता है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है इसके लिए। या एक और एक्सप्लेनेशन है, रिलैक्सेशन टाइम के घटने की वजह से बढ़ता है, होगा क्या? या इसमें हम बोल सकते हैं कि नेगेटिव होने की वजह से, क्या सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव होने की वजह से टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टेंस घटता है। और इसके पीछे दूसरा लॉजिक क्या है कि ब्रेकिंग ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, आयन, ये क्या ब्रेकिंग, जैसे इलेक्ट्रॉन्स होल पेयर जनरेट होंगे उसके वजह से भी डिक्रीज करेंगे। तो बहुत सारे लॉजिक हैं, आपको याद रखना है। बात समझिए क्या? अब सबसे बड़ा बात ये कि सर इस फॉर्मूला को हम लोग यूज कैसे करेंगे, ओके, इस फॉर्मूला को हम लोग यूज कैसे करेंगे? तो प्रॉब्लम एनालिसिस, देखो बस इस फॉर्मूला इतना ही है, बट इसको हम लोग यूज कैसे, देखो एक दो आपको डायरेक्ट प्रॉब्लम तो नहीं बताएंगे, प्रॉब्लम एनालिसिस। चलो देखो कैसे बनाएंगे इससे। जनरली पहला एग्जांपल प्रॉब्लम एनालिसिस में जस्ट जैसे मैं बोल रहा हूं ऐसा ही आपको क्वेश्चन मिलेगा। बात समझे क्या? चलो देखो, मैं बोला कि एट टेम्परेचर T1 पे किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस R1 था, एक टेम्परेचर T2 पे किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस R2 था, तो टेम्परेचर T3 पे रेजिस्टेंस R3 क्या होगा? ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से सुनो। टेम्परेचर T1 पे रेजिस्टेंस R1 था, टेम्परेचर T2 पे रेजिस्टेंस R2 था, टेम्परेचर T3 पे क्या होगा? बात समझे क्या? तो ध्यान दो, अल्फा जो दिया होता है ना, ये अल्फा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत कुछ राज छुपा है अल्फा में। अल्फा जो होता है टेम्परेचर के साथ चेंज होता है, अल्फा जो होता है टेम्परेचर के साथ चेंज होता है ये। तो अगर ये जनरली जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे
तो अल्फा आपको 0 डिग्री सेल्सियस पे दिया हुआ मिलेगा। अल्फा किस पे मिलेगा? 0 डिग्री सेल्सियस पे। बात समझ में आया क्या? जनरली 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो अगर हमें लिखना होगा, इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? R1 इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा, क्या लिखेंगे देखो तो, T1 माइनस टी नॉट। टी नॉट क्यों? ये आर नॉट के लिए। बात समझ में आया? आर नॉट ये आया गया। अब इसी तरह R2 के लिए जनरली ये आर नॉट का वैल्यू क्या होगा? 0 डिग्री सेल्सियस। जनरली क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। तो R1 इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस क्या होगा? अल्फा इंटू T1। ये चलो R2 इज इक्वल टू कितना? सिमिलरली क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस अल्फा इंटू T2। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन, दोनों को डिवाइड कर दो तो R1 बाई R2 इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा T1 1 प्लस अल्फा T2। यहां सोर्स से सॉल्व करके हम लोग क्या कैलकुलेट कर लेंगे? अल्फा। क्या कैलकुलेट कर लेंगे? अल्फा। देखो ध्यान से, ये आर नॉट का जरूरत हमें नहीं है, खुद क्या हो गया? कैंसिल। बात समझ में आया क्या? यहां से क्या करेंगे? अल्फा। अल्फा जैसे ही मिला फिर से हम लोग यूज कर लेंगे। नाउ क्या, मान लो ये रिलेशन यूज कर लिया हमने, R2 अपॉन R3 इज इक्वल टू, क्या आ सकता है क्या यहां से? आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा, क्या लिख लेंगे चलो बताओ? T2 माइनस 0 और ये क्या? आर नॉट 1 प्लस अल्फा T3 माइनस 0। चलो बोलो देखो क्या, ये आर नॉट कैंसिल, ये हमें पता है, ये पता है, T1 T2 T3, यहां से क्या कैलकुलेट कर लेंगे? R3। ध्यान देखो, ये बात समझ में आया? ये कब होगा? बात समझ में आया मैं कैसे बोल रहा हूं? कि जब ये 0 डिग्री सेल्सियस, जब इसका कुछ भी नहीं हो। लेकिन इफ, देखो एक नोट यहां पे हम लोग करके लिखते हैं, क्या आपको नोट करके मैं बता रहा हूं यहां पे? अल्फा इज वेरी विथ टेम्परेचर इफ अल्फा इज चेंजेस with temperature if average value of alpha is given in temperature T1 एंड T2। टेम्परेचर T1 और T2 के लिए अगर एवरेज वैल्यू दिया हुआ है, सुनो ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं, कि टेम्परेचर T1 से T2 के लिए कैसा वैल्यू दिया हुआ है? एवरेज वैल्यू। तो डायरेक्ट हम इसे यूज कर सकते हैं, R2 इज इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा इंटू T2 माइनस T1। ध्यान दो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। अगर T1 T2 टेम्परेचर पे अगर ये अल्फा एक एवरेज वैल्यू दिया हुआ है, तो इसे हम डायरेक्ट ऐसे यूज कर लेंगे, क्वेश्चन में बना लेंगे। T1 T2 के रेंज के लिए अगर एवरेज वैल्यू डायरेक्ट रख लेंगे, लेकिन अगर एवरेज नहीं दिया हुआ है, तो अगर कुछ मेंशन भी नहीं किया हुआ है, तो हम किस पे बनाएंगे? 0 डिग्री सेल्सियस को सिलेक्ट करके बनाएंगे। बात समझे क्या? और आते हैं एक दो टर्म, टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर कोफिशिएंट हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। कैसे? तो अगर देखो कंडक्टर का बात करें तो टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है? पॉजिटिव। सेमीकंडक्टर क्या होता है? नेगेटिव। इसका मीनिंग ये, अगर रियल फैक्ट देखें तो टेम्परेचर कोफिशिएंट ये बताता है कि टेम्परेचर के चेंज करने से किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना चेंज कर रहा है।
बात समझ में आया क्या? तो अगर हम लोग, अगर हमने अपने प्रैक्टिकल लाइफ में अगर हमें कोई कंडक्टर यूज करना है, तो आप सोच के बताओ, नॉर्मल अगर इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ भी हम बना रहे हैं, तो उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए? तो उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? सबसे कम होना चाहिए। सबसे कम क्यों सर? क्योंकि जब हम लोग यूज कर रहे हैं तो उस समय ऑब्वियसली हीट प्रोड्यूस होगा, और हीट प्रोड्यूस होने की वजह से अगर ज्यादा टेम्परेचर कोफिशिएंट रहा, बात समझ में आया, तो ज्यादा चेंज होगा रेजिस्टेंस में, अगर कम हुआ तो बहुत कम चेंज होगा। बात समझ? तो जितना कम चेंज होगा वही रेजिस्टेंस में, वही हमारे लिए क्या होगा? अच्छा। इसीलिए हम लोग कुछ एलॉय बनाते हैं अपने प्रैक्टिकल लाइफ में, जिसका कि टेम्परेचर कोफिशिएंट बहुत कम हो। जैसे करंट में ही आगे हमें पढ़ना है, मीटर ब्रिज पढ़ना है, पोटेंशियोमीटर पढ़ना है, तो इस सब में हम लोग एक नॉर्मल वायर यूज करते हैं, पोटेंशियोमीटर वायर, मीटर ब्रिज वायर। बात समझिए क्या? तो उस सब वायर का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो बहुत ही कम होता है। कम इसी वजह से बनाया जाता है ताकि जब उसका टेम्परेचर थोड़ा बहुत चेंज करे तो उसकी रेजिस्टेंस पे इफेक्ट नहीं आए। बात समझे क्या? तो एलॉय जैसे उस तरह का एलॉय का एक दो नाम है, हम लोग मैंगानीन नाम है, कॉन्स्टेंटिन नाम है, ये दो एलॉय हैं जिसे जनरली हम लोग यूज करते हैं। कहाँ पे कहाँ यूज करते हैं हम लोग? अपने मीटर ब्रिज में और पोटेंशियोमीटर ब्रिज में। क्यों? क्योंकि इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट बहुत ही कम है। बात समझिए क्या? तो इस तरह से हमने सभी वेरिएशन को हमने चेक कर लिया कौन क्या है, कैसे हम लोग पढ़े। बात समझे? और हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ओके।